हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम उपसह संयोजक यौगिक वाले चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम जितना क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली इसके प्रकार के बारे में पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करके वाष्पित करते हैं। वाष्पित करने का मतलब है उसमें वाष्प से बाहर निकलने लगे, इतना उसको गर्म करते हैं। मिलाकर गर्म करके वाष्पित करते हैं तो इसके फलस्वरूप नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल शब्द का हमने उपयोग किया है। एक बार हम फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करके वाष्पित करते हैं तो इसके फलस्वरूप नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जब हम K2SO4 को K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल स्क्वायर, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं और प्लस में हमने यहाँ 24 जल के अणु ले रखे हैं। फिर से एक बार, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल स्क्वायर प्लस 24H2O, जब इनको हम मिलाते हैं तो हमारा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल स्क्वायर डॉट 24H2O, ये हमारा फिटकरी का सूत्र है जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपके एग्जामिनर अगर बाहर से आए तो वो फिटकरी का सूत्र पूछ सकते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको एक बार आप देखिए, यानी ये दोनों सरल अस्थाई यौगिक मिल गए आपस में और एक नया यौगिक बनाया जो कि फिटकरी बना, पोटास आलम इसको बोलते हैं, और ये योगात्मक यौगिक है। अब इसके प्रकार जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि योगात्मक यौगिक जो हमारे होते हैं भाई साहब, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला हमारा द्विक लवण क्या है? सबसे पहला द्विक लवण। देन जो हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, उपसह संयोजक यौगिक अथवा संकुल यौगिक। जो हमारे उपसह संयोजक यौगिक होते हैं इसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और अथवा इसको हम संकुल यौगिक भी बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। अब आप जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है कि उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। इसकी डिफिनीशन एक बार पढ़िए। देन ये जो द्विग लवण वाला है इसकी डिफिनीशन भी हम आपको बताए देते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, लेकिन अब यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में, यानी हमारा जल जैसे है, जल क्या है? जल एक विलायक है। इसी प्रकार से कोई अन्य विलायक हो तो अन्य विलायक में घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ऐसे यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। यानी वह यौगिक जिनको हम जल में घोलें या किसी अन्य विलायक में घोलें, मान लीजिए कि यहाँ पर आप समझिए, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा कोई पात्र है, ठीक है, ये हमारा कोई पात्र है, इसमें हमने क्या भर रखा है? H2O जल भर रखा है। अब इसमें हम उन यौगिकों को घोलें जो इसमें घुल जाएं, घुलने के बाद अपने आयनों में वियोजित ना हो। जैसे अगर इसमें हम NaCl डाल देते हैं तो NaCl जब इसमें जाएगा तो Na+Cl- में टूट जाएगा, तो ये हमारा उपसह संयोजक यौगिक नहीं है, क्योंकि ये अपने आयनों में टूट जा रहा है। हम उन यौगिकों की बात कर रहे हैं जो कि इनमें जाने के बाद अपने आयनों में वियोजित ना हो। जैसे Na+Cl- में टूट गया था, इस तरीके से टूटे ना, तो उनको हम उपसह संयोजक यौगिक बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल हमने नीचे लिखे हुए हैं। अब इससे पहले थोड़ी हम द्विग लवण की बात कर लेते हैं। उपसह संयोजक यौगिक ऐसे हैं जो जल में अपने आयनों को, मतलब
वियोजित ना हो अपने आयनों में। और द्विग लवण वह होते हैं ऐसे यौगिक जिन्हें जल में या किसी अन्य विलयन में घोलने पर वो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम द्विग लवण कहते हैं। अर्थात वो अपना पहचान खो देते हैं, यानी जो जल में घुले और अपना पहचान खो दें उन्हें हम द्विग लवण बोलेंगे। और जो जल में घुलने के बाद भी अपने आयनों में वियोजित ना हो, अपनी पहचान बनाए रखें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उपसह संयोजक यौगिक। आई होप कि आपको उपसह संयोजक यौगिक की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। अब हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे K4 Fe6, ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर CO ब्रैकेट में NH3 की घात होल 6, नीचे हमने होल 6 लिख रखा है। फिर ब्रैकेट के बाहर SO4, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब जब हम जो बताने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर लिख रखा है कि ये उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं, जैसे हमने ऊपर उपसह संयोजक यौगिक का जो एग्जाम्पल बताया हुआ है उसी का हम नीचे पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि ये जो हमारा उपसह संयोजक यौगिक है इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जनरली ये चीजें टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन ये हम एक ट्रिक के साथ बता रहे हैं कि आप उपसह संयोजक यौगिक की पहचान कैसे करेंगे। जैसे ये मान लीजिए उपसह संयोजक यौगिक आपको दिखा, अब इसमें जो ये हमारा सामने लिखा होता है, जो ये सामने लिखा है K4, इसको हम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। और देन ये जो ब्रैकेट में पूरा लिखा हुआ है, इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? जो हमारा पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम संकुल बोलते हैं। देन ये जो Fe लिखा हुआ है, अब ब्रैकेट के अंदर भी छोटे ब्रैकेट में एक चीज है, एक छोटे ब्रैकेट के बाहर, तो ये जो छोटे ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, या इसको हम केंद्रीय धातु आयन भी बोलते हैं। अब जो ये छोटे ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है इसको हम लीगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगेंड बोलते हैं। देन यहाँ जो नंबर लिखा रहेगा उसे हम उपसह संयोजन संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपसह संयोजन संख्या। आई होप कि अब आप जब किसी हमारे उपसह संयोजक यौगिक को देखोगे, कोई भी ढेर सारे यौगिक आपके बुक में दे रखे हैं, तो आप अगर अब किसी भी उपसह संयोजक यौगिक को देखोगे तो ये उसमें अंतर कर पाओगे कि हाँ इसमें लिगेंड कौन सा है। हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है तीर के द्वारा, इसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी है, इसमें संकुल कौन सा है, इसमें आयन कौन से हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, ये सब आप क्लियर कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों का आप स्क्रीनशॉट करते चलिए। हम सारे क्वेश्चन ढूंढ के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। अब यहाँ पर हमने जितनी चीजों की बात करी है, जैसे लीगेंड है, लीगेंड के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का कि लीगेंड किसे कहते हैं, लीगेंड कितने प्रकार के होते हैं, कीलेट लीगेंड हम किसे कहते हैं, या उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि अभी हमने बताया कि इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आप यहाँ पर कि केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं। ऐसे धातु आयन यानी वह धातु आयन अथवा धातु परमाणु, धातु आयन या धातु परमाणु दोनों चीजें जो एक या अधिक लिगेंडों से जुड़े होते हैं उन्हें केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। कई सारे टीचर खूब बड़ी बड़ी डिफिनीशन लिखाते हैं, लेकिन हमने एकदम छोटी डिफिनीशन लिखाई हुई है, एकदम सरल शब्दों का प्रयोग किया हुआ है ताकि बिल्कुल भी आपको रटना ना पड़े, आप तुरंत समझ जाएं। तो ऐसे धातु आयन या ऐसे धातु परमाणु जो एक या एक से अधिक लिगेंड से जुड़े होते हैं उन्हें हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ऊपर आप देखिए एक बार कि ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। ये यहाँ पर लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो एक या एक से अधिक लिगेंड से जुड़े होते हैं उन्हें हम केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। आई होप कि आपको डिफिनीशन अब क्लियर हो गई होगी। फिर हमने नीचे एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि K3CONH3 का जो हमारी उपसह संयोजक संख्या है वो 4 है, का घात 4।
आई होप कि आप यहाँ पर जान पाए होंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। क्या है केंद्रीय धातु परमाणु? CO। आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम बोले तो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लीगेंड किसे कहते हैं। क्या है? लीगेंड किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लीगेंड के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि लीगेंड किसे कहते हैं, या लीगेंड से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी परमाणु या आयन, हम यहाँ पर दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारा परमाणु हो सकता है या कोई भी हमारा आयन, थोड़ा हिल रहा है, हम सही कर रहे हैं। कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। क्या? कोई भी धातु आयन या कोई भी धातु परमाणु जिसमें केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पाई जाती है, यानी वह सारे जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वह होते हैं ये लीगेंड हमारे। कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पाई जाती है या होती है, उसे हम लीगेंड कहते हैं। आई होप कि आपको लीगेंड की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। हमने एकदम छोटी छोटी डिफिनीशन लिखी है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो याद करने में। और लीगेंड आपके पूरे बुक का, मतलब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पूछेगा कि लीगेंड पूछ लिया कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश के आधार पर लीगेंड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? आवेश के आधार पर लीगेंड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धनावेशित लीगेंड, देन दूसरा ऋणावेशित लीगेंड, तीसरा उदासीन लीगेंड। अब इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेंगे बुक से। हमने एकदम इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर रखी हैं। देन दूसरा है कि संयोजकता के आधार पर लीगेंड कितने प्रकार के होते हैं। संयोजकता के आधार पर लीगेंड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक दंतुक लीगेंड, दूसरा द्विदंतुक लीगेंड, तीसरा बहुदंतुक लीगेंड। तो इन तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप बुक से पढ़ लेंगे। बहुत छोटी छोटी डिफिनीशन है, बुक में दे रखी है, वो आप पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बता दिया कि लीगेंड के बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। अब हमने यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कीलेट लीगेंड क्या है। देखो हमने इंपॉर्टेंट ऊपर लिख रखा है, उदाहरण सहित समझाइए। मैं डिफिनीशन एक बार पढ़ता हूं कि जब कोई बहुदंतुक लीगेंड एक साथ धातु आयन से, मतलब जब कोई बहुदंतुक लीगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त होती है। यानी जब हमारा कोई बहुदंतुक लीगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त हो, तो इसे हम कीलेट लीगेंड कहते हैं। तथा इसे कीलेट लीगेंड को कीलेट लीगेंड भी कहते हैं। तो इसे हम कीलेट वलय कहते हैं, या ऐसे लीगेंड को कीलेट लीगेंड भी कहते हैं। अब देखिए ये वाला एग्जांपल हमने लिख रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, आपके बुक में भी दे रखा है। और देखिए यहाँ पर एक ये हमारा जो प्लेटिनम है, इससे 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन, और इधर हमारी एक वलय प्राप्त हो रही है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वलय आपको मिल रही है, ये वलय के रूप में ये NH2 से हमारा CH2 जुड़ा हुआ है, देन इधर वलय मिल रही है। तो ये हमारा क्या है, कीलेट लीगेंड का एग्जाम्पल है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 6वें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। क्या है 6वां क्वेश्चन आपका कि उपसह संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं। हमने सबसे पहले केंद्रीय धातु आयन के बारे में पढ़ लिया, देन हमने लीगेंड के बारे में पढ़ लिया कि लीगेंड किसे कहते हैं, लीगेंड कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के आधार पर, संयोजकता के आधार पर। देन अब हम पढ़ेंगे उपसह संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए यहाँ पर
कि धातु आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। उपसहसंयोजन संख्या के बारे में भी जब हम आगे पहचान दे रहे थे इंट्रोडक्शन, तो हमने बताया था कि उपसहसंयोजक यौगिकों की पहचान, तो धातु आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। हमने नीचे दर्शाया है ये हमारा एग्जाम्पल है FeNH3 का होल थ्राइस का होल FeNH3 का होल घात 5 Cl, फिर ब्रैकेट के बाहर Cl2। तो ये जो हमारा 5 लिखा हुआ है यही हमारा उपसहसंयोजन संख्या है। हमने एक और एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हमारी उपसहसंयोजन संख्या हमारी 6 है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। आप अपने बोर्ड एग्जाम का पेपर पिछले साल का उठाकर देखिए, ये जैसे हमने क्वेश्चन करा रखा है ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। देन हम अपने आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बड़े में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में पूछा जाता है कि संयोजकता का वर्नर सिद्धांत लिखिए। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम ये जो दो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये दोनों लॉन्ग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। क्या है कि संयोजकता का वर्नर सिद्धांत लिखिए। तो यहां पर आप लिख देंगे कि संयोजकता के वर्नर सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट, उपसहसंयोजन यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीय संयोजकता। सबसे पहले वर्नर भाई साहब हमारे कोई वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारी उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। सबसे पहला प्राथमिक संयोजकता, फिर द्वितीय संयोजकता। हमने एकदम सरल शब्दों का उपयोग किया है ताकि बिल्कुल ना रटना पड़े। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनीय होती हैं। कैसी? आयन वाली होती हैं। प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनीय होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट की जाती हैं। किस प्रकार के आयनों के द्वारा संतुष्ट की जाती हैं? ऋणात्मक आयनों के द्वारा संतुष्ट की जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि द्वितीय संयोजकताएं अनआयनीय होती हैं, यानी इनमें आयन नहीं होते हैं, अनआयनीय होती हैं। यह उदासीन अणु अथवा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट की जाती है। ऊपर वाली ऋणात्मक आयनों के द्वारा संतुष्ट की जाती है और यह उदासीन अणु तथा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट दोनों के द्वारा संतुष्ट की जाती हैं। द्वितीयक संयोजकताएं उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है वो उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है। ये पॉइंट आप जरूर लिखेंगे। देन चौथा पॉइंट हमारा है कि धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन अथवा समूह विभिन्न उपसहसंयोजन संख्या के अनुरूप द्विक स्थान से विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये रहे आपके 4 पॉइंट। अगर आपका संयोजकता का वर्नर सिद्धांत स्क्रीनशॉट आप करिए चारों का आ जाता है तो आप इन चारों पॉइंट को लिख देंगे। इसलिए हमने थ्योरी में ना लिखकर पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई साहब ये लॉन्ग में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयोजकता आबंध का सिद्धांत लिखिए। कई बार पूछा गया है यह क्वेश्चन, लॉन्ग में पूछा जाता है और जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं संयोजकता का मतलब है बैलेंस, आबंध का मतलब बॉन्ड, सिद्धांत का मतलब थ्योरी। तो इसको हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको बीबीटी कहते हैं। ये हमने ऊपर लिख रखा है बीबीटी, तो इसको हम बीबीटी बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सीधा आप लिखेंगे कि ये जो हमारा सिद्धांत है इस सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग भाई साहब ने दिया था। लाइनस पॉलिंग भाई साहब हमारे एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यह सिद्धांत दिया। कोई सिद्धांत कब देता है? जब मान लीजिए वो हमारे साइंटिस्ट थे, वो किसी चीज की खोज कर रहे थे,
खोज कर रहे थे, फिर वो वहां पर फंस गए, तो उन्होंने वहीं पर एक सिद्धांत दे दिया कि हम यहाँ पर आकर फंसे हैं, तो इस सिद्धांत को फॉलो सभी लोग करें ताकि कोई और व्यक्ति यहाँ पर आकर ना फंसे। और सिद्धांत वह होते हैं जो सभी के लिए बराबर होते हैं, ठीक है, जो मतलब सभी के लिए समान चीजें प्रयोग करते हैं, सभी लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं, समान चीजें उसमें होती हैं जो सभी बातों के लिए सेम होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, क्या जो हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने कि जो हमारे संकुल यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु में उपसह संयोजक यौगिक उपसह संयोजन यहां पर होगा, ठीक है, ये जो हमने जग लिखा हुआ है उसको यन कर लेना। उपसह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। फिर इन्होंने दूसरा बताया कि केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक, जो हमारे केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक संकरिक होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के एक नए संकरिक कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये हमारे नए संकरिक कक्षक का निर्माण करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यौगिक के संकरण एवं ज्यामिति के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी जब हमने केंद्रीय धातु आयन को नए संकरित कक्षक उसमें हो गए, फिर डी कक्षक उपस्थित धातु आयन के डी कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके ज्यामिति के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन हमने चौथा लिख रखा है कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है। क्या? हमारे जितने सारे लिगेंड होते हैं उन सभी के पास कम से कम एक कक्षक तो होता ही है, जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इंपॉर्टेंट है। ये पांचों पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम आखिरी वाला पॉइंट भी बता दे रहे हैं कि यदि किसी संकुल यौगिक, थोड़ा नीचे कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि यदि किसी संकुल यौगिक में एक या अधिक युग्मिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह संकुल यौगिक अनचुंबकीय प्रकृति का होता है। अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उसमें है, युग्मित का मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन अगर उसमें है तो वह संकुल यौगिक अनचुंबकीय होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी को लिखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। एक वीडियो को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं, आपने सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लिया है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और कम से कम अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे अच्छा कंटेंट पढ़ सकें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।